बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। जीवों में विविधता, ये हमारा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और आज हम उसका दूसरा सेशन ले रहे हैं। और इसमें आज हमारा जो एक डिस्कशन का पॉइंट रहेगा वो होगा वर्गीकरण का आधार। अब हमने ये देख लिया कि वर्गीकरण तो हमें करना पड़ेगा, हमें उनको समूह में बांटना पड़ेगा, लेकिन हम किस आधार पे उनको समूह में बांटे इसके बारे में हम समझेंगे। क्या आधार लेना है और वो कैसे हमारे जो वैज्ञानिक हुए हैं, जो हमारे एक कहें रिसर्च जिन्होंने करी है, तो उन्होंने कितना एक उसके बारे में सोचा और किस प्रकार एक आधार बनाया। तो चलिए अपना चैप्टर खोलते हैं। अब जैसा आप जानते हैं, हमारा यही एक टॉपिक है, वर्गीकरण का आधार क्या है। तो जीवों के समूह के वर्गीकरण का प्रयास अगर हम देखते हैं तो ये बहुत पहले एक हो गया था। और उसमें सबसे पहले यूनानी विचारक अरस्तु, ये प्लीज आप लोग भी मार्क कर लीजिएगा, इन्होंने सबसे पहले एक क्लासिफिकेशन करा था और उसमें उन्होंने जो वर्गीकरण करा था वो करा था कि कौन से हमें जीव जंतु स्थल में पाए जाते हैं, मींस लैंड एरिया में, कौन से जल वाटर में पाए जाते हैं और कौन से हमें वायु में मिलते हैं। इस आधार पर उन्होंने करा था कि अच्छा, धरती पर ये वाले जंतु हैं, हवा में रहने वाले ये और जल में रहने वाले ये। तो इस आधार पर उन्होंने एक अपना क्लासिफिकेशन बेस स्टार्ट कर दिया था। तो ये जीवन को देखने का बहुत ही एक सरल तरीका था, किंतु ये एक बहुत भ्रामक था, बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजन भी क्रिएट कर रहा था। वो कंफ्यूजन क्यों हो रही थी? वो इसलिए हो रही थी कि अगर हम जल के ही जंतुओं की बात करें तो हमें वहां पे एक कोरल्स मिल रहे थे, ये एक ग्रुप में ऑर्गेनिज्म रहते हैं। फिर हमने देखा व्हेल भी है, वो बहुत बड़ी होती है। और फिर हमने देखा ऑक्टोपस, स्टारफिश, शार्क, सब में बहुत ज्यादा विभिन्नता देखी उनके नेचर में। उनको अगर जब उनके बारे में करा तो ये ऐसा नहीं था कि अगर ये जल में रहने वाले जीव हैं तो ये सब एक समान करेक्टर शो करेंगे, समान बिहेवियर शो करेंगे। हमें बहुत ज्यादा डिफरेंस को देखने को मिला और इवन हमें उनके आकार में डिफरेंस देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि जल में हैं तो सारे सेम आकार के। फिशेस आपको सेम आकार की मिलेंगे लेकिन साइजेस में डिफरेंस था। ऑक्टोपस देखेंगे वो एक अलग उसका आकार है, 8 उसके हमने देखे, उसके लंबे टेंटकल्स निकले हुए हैं। स्टारफिश हमने देखा वो 5 एक जैसे एक तारा होता है उस रूप की है। और कोरल ये हमने देखा कि छोटे छोटे जीव जंतु कैसे एक कॉलोनी बनाकर रहते हैं। तो यहाँ पे देखा तो एक बहुत ज्यादा विविधता देखने को मिली। जब आगे हमारे जो और जो एक विचारक रहे उन्होंने जब इनको एक एनालाइज करना शुरू करा, तो हम ये देखते हैं कि कई मायने में वो जैसा मैंने बताया था बहुत ज्यादा हमें एक डिफरेंस देखने को मिला। और इन सभी में अगर हम देखें तो एक ही कॉमन पॉइंट मिल रहा था, उनका आवाज, कि वो जल में रहते और हमें कहीं उनका सिमिलैरिटीज देखने को नहीं मिल रही थी। तो अध्ययन एवं विचार के लिए इस आधार पर जीवधारियों को समूह में बांटना ठीक नहीं था कि जल में है लेकिन जल में भी इतनी विभिन्नता देखने को मिल रही है, तो हमें कुछ एक और कैटेगरी बनानी पड़ेगी जिससे हम उनके समूह बना सकें। तो इसलिए तब एक आगे फिर और आगे लोगों ने सोचना शुरू करा और फिर एक डिसीजन लिया गया कि किन विशिष्ट अभिलक्षणों के आधार पर वृहद वर्ग का निर्माण किया जाए। मींस जो बिल्कुल एक बेस है कि सबसे पहले ये दिस इज द मेन थिंग कि इस बेसिस पे हम करेंगे। कहीं तो हमें एक बेस बनाना होगा। जैसे अगर हमें मकान बनाना है तो हमें उसकी नींव एक खोदनी पड़ती है, नीचे एक फाउंडेशन बनाना पड़ता, तभी हम ऊपर दीवार खड़ी कर सकते हैं। अगर नीचे बेस नहीं होगा हम दीवार नहीं खड़ी कर सकते। तो इस प्रकार हमें एक बेस बनाना पड़ेगा कि किस कौन सा एक बेस बनाए और उसके आधार पे हम जीवों में एक वर्गीकरण करें। तो देखिए इतना एक टाइम लगता है जब हम जो चीजें इतनी आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन कितने कितने दिमाग उस पर खर्च होते हैं, कितने सालों की रिसर्च चल रही होती है, तब हमारे सामने वो चीज आती है जिसको हम किताबों से पढ़ते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, अन्य लक्षणों के आधार पर किसी वर्ग को उस समूह में बांट सकते हैं।
तो पहले हमें एक मेन वर्ग पर डिफरेंशिएशन करना है, फिर उनके छोटे छोटे कैरेक्टर्स को लेकर हम उनको एक उनके सब ग्रुप्स उपसमूहों में बांट सकते हैं। अब इस विषय में आगे बढ़ने के लिए हमें लक्षणों का एक अर्थ समझना होगा। ये कुछ जो इम्पोर्टेंट लाइंस है मैं वो आपको इसलिए आपके सामने पढ़ रही हूँ कि ये अभी आपका क्योंकि इंट्रोडक्शन चल रहा है तो हमें पहले पूरा बेस समझ लेना चाहिए, फिर तो आगे आपका चैप्टर, फिर तो सारे कैरेक्टर्स हमें पढ़ने बहुत एक फास्ट होता जाएगा। लेकिन अभी आपको ये मालूम होना चाहिए कि कैसे जो एक वर्गीकरण करा गया उसका आधार कैसे एक मालूम हुआ। तो अब हमें क्या है कि सबसे पहले जो सोचा गया जब रिसर्च चल रही थी कि हमें सबसे पहले क्या है लक्षणों का अर्थ समझना होगा कि लक्षण एक्चुअली हम किन क्या चीज देखना चाह रहे हैं जिसके आधार पे हम डिफरेंस करना चाहते हैं। तो जब हम जीव के किसी विविध समूह को वर्गीकृत करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इस समूह के सदस्यों में क्या क्या समानता है। सबसे पहले हमें क्या, अगर हमने कहा ये ए ग्रुप है तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इस ए ग्रुप में ये कैरेक्टर्स हमें कॉमन देखने को मिलेंगे। फिर क्या है और यही उनका अगर रियलिटी में देखें तो यही उनका लक्षण और व्यवहार होता है, या ये कहें कि यही उन जीवों का रूप और कार्य होता है। कि मेन क्या है कि जैसे पहले तो करा कि कहाँ रहते हैं उस पर करा, लेकिन उससे हमारा एक जो पॉइंट था, जो एक हम स्टडी करना चाह रहे थे वो नहीं हुआ। तो अब हमें एक आधार ढूंढना होगा। किसी जीव के लक्षण से तात्पर्य उस जीव का कोई विशेष रूप या विशेष कार्य है। तो यहाँ पे जब हम कह रहे हैं ना स्पेसिफिक, हमें लक्षण का असली मीनिंग क्या है इसको समझना है। तो ये आप मार्क कर सकते हैं कि किसी जीव के लक्षण से तात्पर्य उस जीव का कोई विशेष रूप, कोई उनका स्पेशल अगर कोई एक बॉडी फॉर्मेशन है, या उनका विशेष कार्य है वो क्या करते हैं, उस ये सोचा गया उस पर हम वर्गीकरण करना स्टार्ट करते हैं। कि जैसे अगर हम एक है कि हमने ये देखा कि हम बहुत से अगर हम लोगों के हाथ देखते हैं तो हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, ये भी एक लक्षण है। उसी तरह हमारे दौड़ने की क्षमता पर हम कर एक वर्गीकरण कर सकते हैं। मीन्स ये आपको ये बताया गया कि उस समय क्या क्या सोच कर वर्गीकरण का आधार बनाने की जो हमारे एक विचारक थे वो उसके बारे में सोच रहे थे कि हम क्या करें। अगर दौड़ने के उंगलियों के कितनी उंगलियां हैं उस आधार पे हम डिफरेंस करें, क्योंकि उससे हम उंगलियों से ही फिर विभिन्न कार्य होते हैं, या तो वो चल रहे होते हैं या खा रहे होते हैं, विभिन्न कार्य कर रहे होते हैं। दूसरा ये आया कि अगर दौड़ने का कि कौन दौड़ सकता है कौन नहीं दौड़ सकता, कौन तेज दौड़ सकता है, उस आधार पर करें। तो अगर हम दौड़ने की क्षमता पर करें तो बरगद के पेड़ के ना दौड़ पाने की क्षमता भी एक लक्षण। तो अब के एक कोई दौड़ सकता है एक बिल्कुल नहीं दौड़ सकता है, और दौड़ने में फिर हम उसकी स्पीड को एनालाइज करें। तो ये बहुत एक विचार चल रहा था। अब हम देखेंगे कि कुछ लक्षणों को कैसे अन्य की तुलना में हम एक ज्यादा मौलिक लक्षणों के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ये सारा जो उंगलियां का, दौड़ने का, ये सब भी एक रास नहीं आ रहा था कि ऐसे हम वर्गीकरण कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक फिर अल्टीमेट ये सोचा गया, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि एक जैसे पत्थर की दीवार कैसे बनती, हमें वैसे सोचना है कि कोई चीज हमारे और इसको आप ऐसे समझे कि हमारे इस धरती पर जीवन किस कैसे एक स्टार्ट हुआ और कैसे कैसे डिफरेंशिएशन हुआ। तो इसका अर्थ वैसे ही हो गया कि जब कोई एक दीवार हम बनाते हैं तो हमारा ऊपर के पत्थरों पर का इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि सबसे पहले होता है नीचे का पत्थर कैसे लगा। अगर नीचे का पत्थर चौड़ा है तो ऊपर पतले पत्थर आ सकते हैं, लेकिन नीचे का अगर पतला है तो ऊपर बड़े पत्थर नहीं आ सकते। तो ये है कि हमें पहले एक बेस ढूंढना है कि हम कैसे एक बेस बनाएं कि ये एक कॉमन कैरेक्टर सबके अंदर है, और उसके बाद फिर अलग अलग डिफरेंस होता गया। तो यहाँ पर सबसे नीचे इस पर अगर हम जैसे किसी दीवार में सबसे नीचे जो पत्थर लगा है उसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है
हमें जीवों के उन लक्षणों के समान है जो जीवों के एक वृहत्तम वर्ग को निर्धारित करते हैं। और ये जो लक्षण होता है जीव के दूसरे किसी भी ये देखिए, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लक्षण जीव के दूसरे किसी भी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक लक्षण से स्वतंत्र होते हैं। क्योंकि वो तो जब अलग अलग जगह जीव रह रहे हैं तो उनके बॉडी में वो डिफरेंस आता चला जा रहा है। तो ये हमें ये एक समझना है कि मेन एक हमें सबसे पहले अगर देखिए एक मेन बेस को फाइंड आउट करना है। तो जैसा अभी देखा कि ये जो है कि जो एक हमें लक्षण अगर हमें उनको एनालाइज करना है तो उनका जो एक स्ट्रक्चर और उनका क्रियात्मक लक्षण, क्रियात्मक मीन्स उनके फंक्शंस क्या हैं, वो कैसे एक बिहेव कर रहे हैं, उसको हमें एनालाइज करना होगा। और उसके बाद के स्तर के लक्षण पहले के स्तर के लक्षण पर तो निर्भर रहते हैं तथा बाद के स्तर के प्रकार को निर्धारित करते हैं। जब एक हमें बेस मिल जाएगा तभी हमें पता चलेगा कि ओके, अब जो ये एक कॉमन इन सबके बीच में कैरेक्टरिस्टिक है, फिर हम सब ग्रुप बना के उनको आगे छोटे छोटे और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो आजकल क्या होता है, हम जीवों का वर्गीकरण के लिए क्या होता है, हमने जो बेस बनाया है वो है कोशिका की प्रकृति से प्रारंभ करके विभिन्न परस्पर संबंधित अभिलक्षणों को दृष्टिगत रखते हैं। तो आजकल जो अब जाके देखा तो वो सबसे पहले हमने कोशिका का देखा, तो तभी आप देखें अगर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, फिर बहुकोशिकीयों को हमने फर्दर डिवाइड करा। तो अल्टीमेट ये देखा गया कि सबसे पहले हम कोशिका के देखें कि वो एक कोशिका से बने हैं या कई कोशिकाओं से वो जीव बने हैं। तो ऐसे लक्षणों पर अगर हम करें तो यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, अब हमने जब एक कोशिका की बात कर रहे हैं तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, लेकिन उसमें भी हम देखते हैं, हमने ये जब सेल्स के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि कैसे उसमें सेल वॉल किसी में होती है, किसी में सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस देखा था। तो वो सब हमने आगे का पढ़ लिया। अब हम इस समय जो पढ़ रहे हैं वो मेन के वो क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो जैसे हम देखें कि यूकैरियोटिक कोशिका, तो एक चीज और मैं बताऊंगी, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि दो प्रकार की कोशिका देखी, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रो बिल्कुल इनिशियल हो गई। यूकैरियोटिक कोशिका में हमने देखा है कि केंद्रक समेत कुछ झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, हमने डिफरेंट वो पढ़े, उनके बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे देखते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक समेत कुछ झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं और जिसके कारण कोशिकीय क्रिया अलग अलग कोशिकाओं में दक्षतापूर्ण एक वो सारी क्रियाएं होती हैं। और हमने देखा था कि कैसे लाइसोसोम्स वो एक फटे जाते हैं, वो सुसाइडल सेल्स वो कहलाते हैं। फिर हमने माइटोकॉन्ड्रिया का पढ़ा था कि वो हमें एनर्जी एक उसमें हेल्पफुल होता है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा था जिसमें हमारे डीएनए सबके राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स में हमने डीएनए, क्रोमोसोम्स इनके बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हर कोशिकांग एक पर्टिकुलर एक फंक्शन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यही कारण है कि जिन कोशिकाओं में झिल्लीयुक्त कोशिकांग और केंद्रक नहीं होते हैं उनकी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं भिन्न होती हैं। तो हमने बेस हमें मिला कोशिका से कि वो एक उनमें झिल्ली है या नहीं, या किन के अंदर कौन से कोशिकांग प्रेजेंट है। जैसे हमने देखा था प्लांट और एनिमल सेल में कि हमने उसमें प्लांट सेल में हमें वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं, एनिमल सेल्स में मिलते हैं लेकिन छोटे साइज के और बहुत कम मिलते हैं। तो एक हमें देख रहे हैं ना, एक बेस मिला कि कैसे कोशिका के कोशिकांग कार्य करते हैं। तो ये इस प्रकार हमें पता चला है कि उनकी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं भिन्न होती हैं और इसका असर कोशिकीय संरचना के सभी पहलुओं पर पड़ता है और उसी के कारण वो ऑर्गेनिज्म वैसा बिहेव करते हैं। इसके अतिरिक्त क्या हुआ, केंद्रयुक्त जो कोशिकाओं में बहुकोशिक जीव के निर्माण की क्षमता होती है। यहाँ पे ये देखिए, ये केंद्रयुक्त कोशिकाओं में बहुकोशिक जीव के निर्माण की क्षमता होती है। तभी एक बहुकोशिकीय जब उनमें मल्टीप्लिकेशन होता है तभी क्या होता है, एक सेल
डिवाइड होता है और फिर वो 2 में हो जाता है, फिर 2 एक-एक हुए तो फिर 4, और इस प्रकार से क्या होता है, बहुकोशिकीय जीव बनने लगते हैं। अब यहाँ पे जो ये देखिए, ये सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, इसलिए आप भी मार्क करते जाएं। तो यहाँ पे देखा कि केंद्र की कोशिकाओं में बहुकोशिकीय जीव का निर्माण की क्षमता होती है, क्योंकि वे किसी खास कार्यों के लिए विशिष्टकृत हो सकते हैं, इसलिए कोशिकीय संरचना और कार्य वर्गीकरण का आधारभूत लक्षण है। तो हमने कोशिकाओं को क्यों माना, वो इसलिए ये पूरा आपका रीजन जा रहा है, क्योंकि यही फिर जो उनके कोशिकांग होते हैं वो एक विशिष्ट कार्य के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और और जय और वो जिस प्रकार कार्य करते हैं वो जीव भी उसी प्रकार एक अपना बिहेवियर करता है। ये प्लांट्स हैं तो उनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इसलिए वो अपना खाना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, लेकिन एनिमल सेल में आपके क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, फोटोसिंथेसिस का कार्य नहीं चाहिए, एक प्रोसेस चलता है, तो वो अपना भोजन निर्माण में एक असमर्थ होते हैं और प्लांट्स पे निर्भर होते हैं। अब फिर से एक और प्रश्न उठता है कि कोशिकाएं अकेले पाई जाती हैं या फिर एक साथ समूह में पाई जाती हैं या अविभाज्य समूह में मिलती हैं। अब जब हमने कोशिका का कहा तो ये एक और प्रश्न आ गया। तो कोशिकाएं एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती हैं। जब कई कोशिकाएं एक साथ मिल जाएंगी तभी तो जीव का निर्माण होगा। और फिर हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि हमें कोशिका में श्रम विभाजन देखने को मिलता है। अब जो हमारा, अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो हमारी संरचना है उसमें क्या होता है, जितनी भी हमारी कोशिकाएं हैं वो एक समान नहीं होती हैं। ये भी हम लोग पहले हमारा जो इससे पहले चैप्टर हुआ है हमने देखा, पैरेन्काइमा सेल्स, कोलेनकाइमा सेल्स, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स, एपिडर्मिस। तो क्या है, कोशिकाएं हैं लेकिन इनमें भी हमें विभिन्नता देखने को मिलती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये कोशिकाएं जो होती हैं वो एक समान नहीं होती, बल्कि कोशिकाओं के समूह कुछ खास कार्यों के लिए विशिष्टकृत हो जाते हैं, और जिनको हमने देखा है वो टिश्यूज बना लेते हैं, ऊतक बना लेते हैं। और इसलिए क्या होता है, जीवों में जो शारीरिक संरचना में इतनी विभिन्नता देखने को मिलती है। तो हमारा बॉडी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सेल है, फिर सेल्स ने टिश्यूज बनाए, टिश्यूज ने ऑर्गन्स बनाए, ऑर्गन्स ने ऑर्गन सिस्टम बनाए, और इस तरह हमारा पूरा जीवन चलता है। तो जैसे अगर हम देखते हैं अमीबा और एक कृमि की शारीरिक बनावट में कितना अंतर। अमीबा क्या है, यूनिसेल्युलर है, और हमें और भी हमारे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन हम उन सब की भी जब हमने एनालिसिस करा है उनमें भी हमें डिफरेंस देखने को मिला है। और हमें एक चीज और ये पता चल गई है कि कोशिकाएं आधारभूत है, लेकिन वो कोशिकाएं भी सारी समान नहीं होती। तो अब दूसरा जो देखते हैं कि अगर हम जीव के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, नहीं, इसका उत्तर आएगा नहीं। तो अब ये स्वयं भोजन बनाने की क्षमता रखने वाले और बाहर से भोजन प्राप्त करने वाले जीवों की शारीरिक संरचना में हमें एक भिन्नता देखने को मिलती है। तो एक हमें आधार मिला है कि कौन अपना भोजन खुद बना सकता, कोशिका के बाद हमने क्या देखा, दूसरा आधार मिला है कि कौन अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, कौन नहीं बना सकते। और फिर जो अपना स्वयं भोजन बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और उनको हमने एक कैटेगरी दे दी पौधों की। और पौधों का अगर हम एक जनरल स्ट्रक्चर देखें तो काफी कुछ हमें एक सेम देखने को मिलता है, साइजेस में डिफरेंस होता है, पत्तियों के उसमें होता है, लेकिन उनमें पत्ते, सब पौधों में पत्तियां, जड़, तना, फल, फूल होते हैं। लेकिन अभी हम देखेंगे पौधों में, हर पौधे में आपके फूल नहीं बनते, हर पौधे फल नहीं देते, वो भी एक अलग कैटेगरी जाएगी। तो अभी हम देख रहे हैं कि कितना एक हमें कहीं कुछ कॉमन देखने को भी मिल रहा है, लेकिन कहीं कहीं हमें डिफरेंस देखने को भी मिल रहा है। तो जब हमें पूरी एक कैटेगरीज हमारे सामने बन जाएंगी तो हमें उनका एनालिसिस करने में आसानी होगी। इसी तरह हम जंतुओं के में किस तरह शरीर विकसित होता है और शरीर के विभिन्न अंग बनते हैं, इसके बारे में भी हम जानने का देखते हैं कि कैसे सबका किस
कौन से जो जीव हैं उनमें एक शरीर विकसित करने का सेम क्रिया चल रही है, किसी में नहीं चल रही है। एक मैं आपको सिंपल एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जैसे रिप्रोडक्शन की क्रिया है, तो कुछ हमारे अर्थवॉर्म को लें, अगर उनको हम पीसेस में कट जाएंगे वो उतने अर्थवॉर्म बन जाएंगे, वो डाई नहीं होते। लेकिन हमने बर्ड्स को देखा है, वो एग देती हैं, तब नए उनके जैसे प्राणी बनते हैं। और अगर हम बाकी और जीवों का देखें, शेर का देखें, बंदर का देखें, तो उसमें हम देखते हैं वो सीधे ही जीव को उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि उसमें भी हमें जीव अपने जैसे उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार उत्पन्न हो रहे हैं वो भी एक अलग प्रकार की क्रिया होती है। तो इन प्रश्नों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस तरह विभिन्न लक्षणों का पदानुक्रम विकसित होता है। तो ऐसे हमें अब कुछ एक बेस मिल रहा है। पहले हमने सेल का देख लिया, फिर सेल फंक्शंस के आधार पर देख लिया, और उसके बाद वो और किस प्रकार का बिहेवियर कर रहे हैं वो। अब हमें एक बेस मिल रहा है कि हम इस तरह अपना एक वर्गीकरण की क्रिया को कर सकते हैं। विभिन्न लक्षण किस प्रकार जंतुओं से भिन्न होते हैं, सॉरी, वर्गीकरण के लिए पौधों के शरीर के विभिन्न लक्षण किस प्रकार जंतुओं से भिन्न होते हैं। तो एक हमें अब हमें दो बेस कैटेगरी मिल गई, एक पौधे एक जंतु की, और उसको अगर हम देखें तो हम साथ में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। पौधे एक ग्रुप हो गए और एक जो जंतु है वो एक ग्रुप में आ गए, क्योंकि हम इससे पहले देख रहे थे दौड़ने पे, हम जीवों को दौड़ने का देख रहे थे और कह रहे थे बरगद का पेड़ नहीं दौड़ सकता है, तो वो हम ऐसे कंपेयर करना हमारे लिए गलत नहीं। तो इसकी वजह यह है कि पौधों का जो अगर हम देखें, जो अगर हम पौधों जंतुओं में देखें तो पौधे स्वयं अपना भोजन खुद बना सकते हैं, लेकिन जो जंतु हैं वो भोजन बाहर से वो प्राप्त करते हैं। तो यही लक्षण वर्गीकरण के दौरान उस समूह और फिर बाद में बड़े समूहों के विभाजन का आधार बनते हैं। एक वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, नहीं बना सकते। भोजन बनाने की प्रक्रिया भी हम देखते हैं अलग अलग प्रकार का होता है, कि कोई ग्रीन कलर के होते हैं, कुछ ग्रीन कलर के नहीं होते, तब भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया चलती है। तो ऐसे अब हम उनके और सब ग्रुप्स बना सकते हैं। तो बच्चों आज जो पढ़ा है उसका थोड़े नोट्स देख लेते हैं। तो अगर हम बेस देखें तो वर्गीकरण का आधार अगर हम देखते हैं तो कोशिकीय संरचना और कार्य वर्गीकरण, फिर कोशिकाएं अकेले पाई जाती हैं या समूह में या अविभाज्य समूह में, भोजन बनाने की क्षमता, शरीर विकसित होने की प्रक्रिया, इसके आधार पे हम वर्गीकरण कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जीवों में शारीरिक संरचना में विभिन्नता का कारण। जीवों में सभी कोशिकाएं एक समान नहीं होती, बल्कि कोशिकाओं के समूह कुछ खास कार्यों के लिए विशेषकृत हो जाते हैं। इस कारण जीवों में शारीरिक संरचना में विभिन्नता पाई जाती है। तो ये मैं ऐसे ही आपके सामने प्रश्न आएंगे, तो वो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आपको यहाँ पे स्लाइड्स में दिखा दिया। तो बच्चों आज के सेशन में हमने ये देखा कि हमें एक आधार मिला, सबसे पहले कोशिका का, एक कोशिका की संरचना कैसी है, कितनी कोशिकाएं हैं, वो एक आधार मिला जिससे हमने अब अपना देखा, क्योंकि कहीं लाइफ आई है तो वो सबसे पहले सेल से आई है, कोशिका से आई है, तो हमने वही एक आधार बनाया और उस आधार पे हमने वर्गीकरण के आगे के प्रोसेस में चल रहे। तो अभी हम जैसे जैसे इस चैप्टर में चलते जाएंगे, आपको एक प्रॉपर बेस में समझ में आ जाएगा कि हम वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं, और फिर हम उसी के आधार पर हम विभिन्न जीव जंतुओं के बारे में समझेंगे। तो अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।